हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा डेस्क पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 को लेकर हम लोग शुरू किए हैं प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में हिंदी के साथ साथ सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने करंट अफेयर की भी क्लास शुरू कर दी है। करंट अफेयर की क्लास में अगर हम लोग बात करें तो हमने बहुत अध्ययन करने के बाद हम देखे हैं कि जो यूथ पब्लिकेशन का जो वीडियो स्पेशल करंट अफेयर का पुस्तक आई है वो इसके लिए वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल इस चीज़ को टारगेट में करके बनाई गई है। उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी महत्वपूर्ण करंट जो है उसमें आए हुए हैं और वो प्रश्नों के माध्यम से है और प्रश्नों का विश्लेषण भी अच्छे से हुआ है। अब हम लोग कल से उसका वीडियो लाने वाले हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज ये हिंदी का 9वां प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न है। इसका हमारा पहला प्रश्न है, आनुषंगिक टिप्पणी क्या होता है। आनुषंगिक का अर्थ होता है मुख्य होगा, उसी का जो अनुसरण करने वाला होगा। जब मुख्य आदमी कोई कार्य करेगा उसका अनुसरण करने वाला जो उसके बाद जो कार्य दोहराएगा या फिर करेगा उसे आनुषंगिक कहा जाएगा। जिसमें इसका जो उत्तर होगा, मुख्य टिप्पणी के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला जो टिप्पणी होता है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहा जाता है। कोई मुख्य अधिकारी है, उसने अपने इस पर कोई किसी टॉपिक पर अपनी टिप्पणी दे दी है, तो जो अन्य अधिकारी होंगे उसके नीचे के उसका अनुसरण करेंगे, उस पर जो होता है अपनी टिप्पणी देंगे, तो उसे कहा जाएगा आनुषंगिक टिप्पणी। अगला प्रश्न, रीतिकाल का कवि कौन है। इसमें से कौन रीतिकाल के कवि हैं, यही प्रश्न है। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। तो रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है बिहारी सतसई। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और इसके साथ साथ महादेवी वर्मा, ये चारों लोग जो हैं छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। ये छायावादी हैं चारों लोग, और चारों लोग जो है छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा का बहुवचन होगा। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी कोई संज्ञा शब्द हो, आगरा एक शहर का नाम है यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं होता है, तो इसका उत्तर होगा बहुवचन नहीं होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। जो दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो होते हैं महाप्राण व्यंजन। और अगर बात करें अल्प प्राण व्यंजन की, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है ये अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग को ले लीजिए आप, क, ग और अंग अल्प प्राण होता है, जिसको उच्चारित करने में कम वायु हवा मतलब मुख से निकलती है, ये अल्प प्राण है। महाप्राण की बात करें तो ख और घ ये महाप्राण है। इसको आप उच्चारण करिए, देखिए अधिक वायु मुंह से निकलती है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप है। इसमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें ध्यान दीजिए, वंदना शब्द 2 बार लिखा है और ये दोनों ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो विकल्प बी और डी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों, जो वीडियो का एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम ले रहा है, तो इसमें ऐसे प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ये होता है अनुनासिक। ध्यान दीजिए, अनुनासिक में न पे छोटा उ की मात्रा होती है और सा जो होता है ये छोटा सा होता है, बड़ा सा या फिर बड़ी उ की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द का जब विच्छेद करेंगे, इस सबसे पहले आपको बता दें इसमें यड़ संधि है। यड़ संधि में जब कभी भी उ, बड़ा उ या फिर छोटा उ हो, इसके बाद कोई स्वर आता है, जो उ होता है ये व में बदल जाता है। इसके बाद जो स्वर आता है, अन्य स्वर आएंगे, उसकी मात्रा व के ऊपर लग जाएगी। जैसे आप यहाँ देखें, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। अनु में जो न का उ है यह व बन जाता है, और जो ए है ये ए की मात्रा आकर व पे लग जाती है, तो यह वे बदल जाता है। न से जब उ की मात्रा हटेगी तो ये न हलंत हो जाता है, यानी आधा न बचता है, तो वह आकर व के ऊपर लग जाता है, तो यह जो होता है आधा न और वे हो जाता है। इसलिए जब अन्वेषण शब्द होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा ये अनु प्लस एषण होगा। अगला प्रश्न है, यशोदा में कौन सी संधि है। तो यशोदा शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे आप तो देखेंगे तो ये होता है यशः प्लस दा।
यशा शब्द में विसर्ग लगा हुआ है तो निश्चित ही इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, मृगनयन में समास है। मृगनयन का जब आप समास विग्रह करेंगे तो ये होगा मृग के समान नयन है जो, तो ये होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में प्रथम जो पद होता है वो होता है विशेषण और द्वितीय पद जो होता है वो होता है विशेष से, यानी विशेष की विशेषता उसी में बता दी जाती है। जैसे यहाँ पे नयन है या विशेष है, इसके आगे मृग लगा है यानी उसकी विशेषता बताई गई है कि जो नयन है यह मृग के समान। द्वंद्व समास की बात करें, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो होता है और शब्द जो होता है छुपा हुआ होता है, या फिर कह सकते हैं और विभक्ति छुपी हुई होती है। जैसे माता पिता, माता पिता में जब आप देखेंगे तो इसका हो जाता है माता और पिता। अगर आप लोग समास को अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसके पहले का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट संख्या 8 है, आप लोग इसको जाकर देखें। उसमें स्लाइड के माध्यम से हमने अच्छे से बताया है और ढेर सारे उसके उदाहरण भी वहाँ पे हैं। तो 40 मिनट का वो वीडियो है, आप लोग जाकर उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको जो है सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जिस पद का कोई प्रधान नहीं होता है तथा अन्य पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है? तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे। जब अन्य पद प्रधान होता है जहाँ पे, वहाँ पर हो जाता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो ज़्यादातर जो पौराणिक होते हैं या फिर देवी देवताओं के नाम होते हैं वही होते हैं। जैसे पीताम्बर की अगर बात करें तो पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। इसके बाद अगर बात करें लंबोदर की, लंबा है जिसका उदर यानी पेट जिसका लंबा है वो है भगवान श्री गणेश। अगर बात करें चक्रपाण की तो चक्र है जिसके हाथ में अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु। अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? इसमें भी समास पूछा है। तो समास के लिए आपसे हम बार बार कहेंगे, इसके पहले का वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए अच्छे से, वहाँ पर ढेर सारे उदाहरण हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पीताम्बर शब्द में समास है बहुब्रीहि समास। अभी हमने पढ़ा कि पीला है जिसका अंबर अर्थात श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्युत्पन्न का अर्थ होता है कि जो ठीक समय पर उत्पन्न हो। अगर इसको विच्छेद करते हैं तो हम देखते हैं इसमें दो उपसर्ग होता है, एक होता है प्रति, इसके साथ साथ उत, दो उपसर्ग होते हैं। और जो होता है इसका जो शब्द होता है वो होता है पन्न। तो पन्न शब्द में प्रति प्लस उत उपसर्ग लगकर बनता है प्रति उत्पन्न। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा प्रति। अगर इसमें अगर बात करें संधि कौन सी है तो यहाँ पर यड़ संधि है। आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी शब्द के बीच में आधा त और या आ जाए तो निश्चित ही आप मान कर चलिए कि वहाँ पर यड़ संधि हो जाती है। जो प्रति का ई की जो छोटी की मात्रा है ई या में बदल जाती है। इसके बाद जो अन्य स्वर आता है, जैसे यहाँ पर ऊ आएगा तो ऊ जो होता है ऊ की मात्रा या पर लग जाती है, तो या पे ऊ की मात्रा लगने के बाद यू हो जाता है। ता पे हलंत रह जाता है तो यह ता जाकर या पे लग जाता है तो यह त्या बन जाता है। अगला प्रश्न है, अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता शब्द में उपसर्ग पूछा है तो इसका उत्तर होगा अल। अल उपसर्ग जो होता है फारसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित है। इसमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय रहित है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे दर्शनीय शब्द में है इसमें अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। अगर बात करें दुर्गुण की तो दुर्गुण में दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगर बात करें भिक्षुक में, भिक्षुक इसमें उक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर कर्तव्य की बात करें तो यहाँ पर जो है क्री धातु में तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि प्रत्यय रहित है, तो ये दुर्गुण शब्द जो है ये प्रत्यय रहित है क्योंकि इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, गधा शब्द का तत्सम रूप है। तो गधा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, गर्दभ को गधा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द है। इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो सुर्ख, शत, भक्त ये सभी जो हैं तत्सम है। ढाई जो शब्द है यह तद्भव है। सत का अगर तद्भव पूछे तो सत का हो जाता है शव। अगर बात करें भक्त का तो यहाँ पर हो जाएगा भगत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल शब्द का तत्सम रूप होता है पिप्पल। फटाफट जो है प्रश्नों को देखते चलिए, आपके पास भी समय कम है तो हम चाहते हैं कि कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देख पाएँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें भी तद्भव पूछा हुआ है।
तो सपत्नी, इसके साथ साथ रिक्त और वल्गा, ये तीनों जो हैं तत्सम हैं। अगर शक्कर शब्द की बात की जाए तो ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है शर्करा। शर्करा शब्द जो होता है वो इस शक्कर का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, शैशव शब्द का शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, इसमें कौन सा संज्ञा शब्द है, ये पूछा हुआ है। तो अगर बात की जाए शैशव शब्द की, यह एक भाववाचक संज्ञा है। शैशवावस्था भी होती है, इसके साथ साथ यह भाववाचक संज्ञा भी है। इसके साथ साथ अगर बात करें बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा होती है। और भी ऐसे उदाहरण है, जैसे वीरता हुआ, मानवता हुआ, ये सभी जो होते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द है जो एक समूह को नहीं व्यक्त करता है। सभा, बहुत से लोगों को मिलाकर सभा बनती है, यह समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भी बहुत से लोगों को मिलाकर बनती है। कक्षा भी, जबकि जो दौड़ शब्द है यह कह सकते हैं क्रिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण मतलब का होता है कि एक से अधिक उदाहरण का प्रयोग एक साथ हुआ हो। तो इसमें से अब विकल्प डी है, कुछ न कुछ। यहाँ पे कुछ जो शब्द है 2 बार प्रयुक्त हुआ है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया, इसमें कोई विशेषता नहीं है। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। पसंद, नापसंद, ये अच्छाई बुराई, ये सभी जो होती है विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, हथियाना शब्द में कौन सी क्रिया है। अगर हथियाना शब्द बात करें, ऐसे आपको अभी हम 2-4 उदाहरण देने वाले हैं। सबसे पहले जानिए कि इसमें नाम धातु क्रिया है। अगर बात करें, हाथ से बना होता है हथियाना। अगर यहाँ पर लात होता तो लात से बन जाता लतियाना। अगर यहाँ पर रंग होता तो रंग से हो जाता रंगना। अगर यहाँ पर दुख होता तो इससे हो जाता दुखाना। तो ये सभी जो होते हैं नाम धातु क्रिया होती हैं। आप लोग इससे बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो ध्यान दीजिए कि जैसे भर शब्द हुआ तो ये होता है अव्यय। इसके साथ साथ और जैसे अव्यय होते हैं, जैसे भी शब्द हुआ, इसके साथ सा हो गया, या फिर तो हो गया, इसके साथ साथ ही हो गया, मात्र हो गया, या फिर जैसे तक हो गया। तो ये सभी शब्द जो हैं ये अव्यय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनका अपना खुद से कोई अर्थ नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे लेकिन है। तो बात करें अगर यहाँ पे जो लेकिन शब्द प्रयोग हुआ है यह एक अव्यय है। अव्यय में भी अगर बात करें तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो 2 वाक्यों को या फिर 2 कह सकते हैं शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। लेकिन के साथ साथ और कई शब्द होते हैं, जैसे परंतु हो गया, इसके साथ साथ किंतु हो गया, और बात करें और या फिर बात करें या अन्यथा, ये सभी शब्द जो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो नरक का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोग बताइएगा। यमलोक, ये तो नरक है। यमपुर, यमलोक को ही कहा जाता है। दुर्गति, इसे भी जो होता है यमलोक या फिर नरक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो आत्मोत्सर्ग शब्द है इसका अर्थ होता है बलिदान। जो सूरवीर बलिदान देते हैं उसे आत्मोत्सर्ग भी कहा जाता है। तो यहाँ का नरक का पर्यायवाची नहीं है, तो यह है आत्मोत्सर्ग। अगला प्रश्न, ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द है जो ईख का पर्यायवाची नहीं है। पौड़ी, रसद, रसाल, इसके साथ साथ अगर बात करें गन्ना, ये सभी जो होते हैं ईख के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो साखी शब्द है यह वृक्ष का पर्यायवाची होता है, वृक्ष। अगला प्रश्न, गौरव का विलोम क्या होगा। जो गौरव शब्द होता है इसका विलोम की अगर बात करें तो गौरव का विलोम हो जाता है लाघव। लघुत्तम का विलोम होता है गुरुतम, गुरुतम। अगर लघुत्व का बात करें तो इसका हो जाता है गुरुत्व। अगर बात करें लघुता का तो इसका हो जाता है गुरुता।
रोपण का विलोम इसमें से कौन सा है? रोपण का बात करें जैसे कोई चीज़ रोपना, या फिर कह सकते हैं जैसे अभी धान का समय आ गया है तो खेतों में धान रोपा जाएगा, गेहूं का समय आएगा गेहूं रोपा जाएगा। रोपण का मतलब होता है कोई चीज़ जब बोया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि उगाही करना, या फिर कह सकते हैं उसको प्रसार करना, विस्तार करना। अगर इसका विलोम पूछा है तो इसका विलोम हो जाता है उन्मूलन करना। उन्मूलन का अर्थ होता है समापन करना, जड़ से समाप्त करना, तो ये इसका ठीक विपरीत हो जाता है। इसके अलावा रोपना शब्द, दोषारोपण, मूलन, ये सब जो होते हैं रोपण के विलोम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये बहुत ही सरल है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, आज आकाश में छाए हैं, तो आकाश में क्या छाए रहते हैं? बादल। रिक्त स्थान की यहाँ पे पूर्ति करना है, इसमें से बादल का जो पर्यायवाची होगा वो आपको यहाँ पे देना है। जलज जो शब्द जो होता है यह होता है कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची जलज होता है, इसके साथ नीरज होता है, तो ये दोनों जो है कमल के पर्यायवाची हैं। जब कभी भी जल का जो पर्यायवाची होता है, जल के पर्यायवाची में अगर आप द शब्द जोड़ देते हैं, द वर्ण जोड़ते हैं, तो यह हो जाता है बादल का पर्यायवाची। वहीं पे अगर आप जल के पर्यायवाची में आप ज शब्द जोड़ेंगे तो हो जाता है कमल का पर्यायवाची। उदाहरण के लिए समझिए, जलज मतलब कि हो गया जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जलज, अंबुज, तोयज, नीरज, वारिज, ये सभी जो होते हैं कमल के पर्यायवाची हैं। अगर उसी में द जोड़ दिया जाए, जलद, अंबुद, तोयद, नीरद, वारिद, ये सभी जो होते हैं बादल के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो इसमें पूछा कि आज आकाश में क्या छाए हुए हैं, तो बादल छाए होंगे। इसमें बादल का पर्यायवाची है जलद, इसमें द वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको देना है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इसके लिए होगा किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी अपने कर्तव्य से जो विमूढ़ हो, अपने कर्तव्य को न पहचान पा रहा हो। अगला प्रश्न है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऐसा व्यक्ति जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता हो तो वो होता है दुराग्रही, यानी दुरा का मतलब होता है बुरा, यानी अनुचित, आग्रह करने वाला। अगर बात करें दुराग्रह शब्द का, तो अनुचित आग्रह जो होता है उसे दुराग्रह कहा जाता है। अनुचित आग्रह करने वाला व्यक्ति यहाँ पे पूछा है, उसे दुराग्रही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। अक्सर आप इसको सुनते होंगे, आप कहीं पे जाते हैं तो कई बार आपसे कोई कह देता है कि आप तो जो है गूलर के फूल हो गए हैं। अर्थात जो गूलर का फूल होता है वह गूलर के अंदर होता है और वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए कहा जाता है कि गूलर का फूल होना, यानी लापता होना। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। ये मुहावरा आप ऐसे भी सुने होंगे कि सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा या फिर सोने में सुगंध, दोनों मुहावरा लगभग एक ही है। जो इसका अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। जैसे लड़कियों के लिए कहा जाता है कि ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी सुंदरता के साथ बुद्धि भी। और लड़कों के लिए जैसे कह दिया जाता है एक तो करेला ऊपर से नीम के पेड़ पे चढ़ा, तो ये एक तरीके से मुहावरा के रूप में प्रयोग किया जाता है। होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। इसको ये भी कहा जाता है कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं, अर्थात बचपन में ही हमें पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं कि ये बालक आगे चलकर क्या बनने वाला है। अगला प्रश्न, उसने कहा मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक वाक्य है कि मैं घर जाऊंगा, इस पर एक वाक्य आश्रित है यहाँ पे उसने कहा। तो जब कभी भी एक मेन वाक्य हो और एक उस पर आश्रित होने वाला वाक्य हो तो वहाँ हमेशा हो जाता है मिश्र वाक्य। जो आश्रित वाक्य होता है इसका अपना अलग से कोई अर्थ नहीं निकल पाता है, और जो मेन वाक्य होता है उसका अर्थ निकल जाता है। वहीं पर जो संयुक्त वाक्य होता है, इसके जो दोनों वाक्य जुड़े होते हैं, ये इसके दोनों वाक्य के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, और यह और अन्यथा इन शब्दों से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया,
यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप में क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह मिश्र वाक्य है। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यही जो है करेंगे सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें किसी कंजंक्शन का उपयोग नहीं किया गया है, एक ही वाक्य में इसका अर्थ निकल कर आ जा रहा है। अगर इसके तीसरा और चौथे की बात करें तो ये दोनों भी जो है मिश्र वाक्य हैं, क्योंकि शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि शब्द जो होता है यह मिश्र वाक्य में कंजंक्शन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। तो ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है वापस या फिर लौटना, तो दोनों अर्थ एक ही होता है। तो वापस जो होता है वापस के साथ लौटे या फिर लौटने के साथ वापस शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए, तो जो इसका उत्तर सही हो जाएगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। लौटे में ही वापस लौटने का भाव आ जाता है, इसलिए वहाँ पे वापस शब्द लगाना उचित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य हमने आपको बताया कि जैसे मुझसे कहा नहीं जाता, मुझसे किया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो ये सभी जो वाक्य होते हैं भाववाच्य होते हैं, जिसमें आपकी भावना दिखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, दादी से चला नहीं जाता, ये उनकी भावना है, वो उनके भाव को दर्शाता है। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कारक पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें को लगा हुआ है, तो कर्म में भी को लगता है, लेकिन जो कर्म कारक होता है यह किसी कार्य को करने को दर्शाता है, कर्म को किसी, और लेकिन यहाँ पे जो सेवक को है यानी कि राजा किसी दूसरे के लिए कोई कार्य कर रहा है, ये हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में को के साथ साथ या फिर कह सकते हैं के लिए, इन दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो संप्रदान कारक में क्या होता है कि जब किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर को या फिर के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर शब्द का उपयोग हुआ है। जब कभी भी में, पर या फिर पे शब्द का उपयोग हो वहाँ पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक बताता है किसी का किसी चीज़ पर अधिकार होना, जैसे टेबल पर मोबाइल रखी है, बाल्टी में कुछ गिर गया है, ये सब जो होते हैं में पे पर शब्द का अगर उपयोग हो रहा है तो वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। संबंध कारक में संबंध का जो कारक होता है जैसे का, की, के, इसके साथ साथ रा, री, रे और ना, नी, ने, ये शब्द जो होता है संबंध को दर्शाता है। किसी की कोई वस्तु है उसके लिए कहा जाता है ये वस्तु उसकी है, मतलब यहाँ पे संबंध कारक हो। आपादान कारक में जो होता है से विभक्ति होती है, अलगाव की बात होती है, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो रही हो तो वहाँ पर आपादान कारक हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। घटना घट गई, यह भी स्त्रीलिंग है। रीत भी स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर बात करें क्षेत्र की, मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा है, यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न, दिए गए पर्यायों में स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है? तो आप लोग इसके उत्तर बताइएगा। प्रकृति, दुपट्टा, पुष्ठलका या फिर हीरा। अगर बात करें दुपट्टा की, तो दुपट्टा सरक रहा है या फिर दुपट्टा उड़ रहा है, तो रहा शब्द आ रहा है यानी यह पुल्लिंग है। इसके बाद अगर बात करें हीरा की, हीरा बहुत महंगा है, यह भी एक पुल्लिंग ही है। अगर यहाँ पर देखें कि प्रकृति की, तो प्रकृति का नेचर बदल रही है या फिर प्रकृति बदल रही है, तो यहाँ पर रही शब्द आएगा। जब भी आपको स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग निकालना हो, आप उस शब्द का जो है वाक्य में प्रयोग कर देख लिया करिए, आपको पता चल जाएगा वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। अगला प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। आप लोग बताइएगा इसका उत्तर। तो इसमें जो काल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह है पूर्ण वर्तमान काल। अगर यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान होता तो ये होता लड़के पुस्तक पढ़े होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, और संभाव्य वर्तमान में हो जाता कि लड़के जो है वो पुस्तक पढ़ लिए होंगे। अगला प्रश्न, सब कुछ समाप्त हो गया,
में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। इसमें जो सब कुछ शब्द है, यही जो है एक तरीके का विशेषण यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसमें बताना है कि जो विशेषण है ये किस प्रकार का है। तो ये विशेषण है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ पर जो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगर आप सोच रहे होंगे कि परिमाण बोधक जो विशेषण, तो परिमाण बोधक किसी चीज़ के जैसे नाप तौल के बारे में बताया जाता है, वजन, लंबाई, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ पे परिमाण बोधक हो जाता है। लेकिन यहाँ का जो उत्तर होगा ये होगा संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगा। इसमें से किसकी वर्तनी सही होगी। आनुषंगिक, इसमें जो होता है मूर्धन्य श यही सही होता है। किसी एक में और मूर्धन्य संग है लेकिन इसमें जो है छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो पहला है यही सही होगा, आनुषंगिक, यह बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। तो बात करें भारतीय संघ की राजकीय भाषा की, तो भाषा है हिंदी और जो उसकी लिपि है वो है देवनागरी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा की मान्यता दी गई। तो अगर बात करें कि कब जो है राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो ये है 14 सितंबर 1949 को। वहीं पे अगर बात करें कि 14 सितंबर 1953 में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो हिंदी दिवस हम कब से मना रहे हैं, 14 सितंबर 1953 से। अगला प्रश्न है, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। इसमें से ऑर्डर शब्द के लिए सटीक हिंदी कौन सा होगा। तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने हिंदी के 50 प्रश्न कर लिए हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए इसमें ज़्यादा विश्लेषण इसलिए नहीं करें क्योंकि टाइम आपके पास कम है। हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको कराए जाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।